बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है अजीम राना। और हमेशा की तरह हम ये उम्मीद करते हैं वीकेंड के बाद चूंकि वापस आ रहे हैं तो आपसे ज़रा 2 दिन मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज थोड़ी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आपका जो वीकेंड है वो खुशगवार गुजरा होगा। आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। हर हाल में परवरदिगार का शुक्र अदा करें, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को एक मुस्बत बात के साथ आगे बढ़ाएं, मैं हिना ये कहना चाहता हूँ यू लुकिंग गुड। आज आपकी ड्रेस कुछ मुख्तलिफ है। ये कोई नया स्टाइल है? आई एम वेयरिंग दिस basically this design for the very first time and I do not wear half sleeves at all. शो में तो कभी भी खैर नहीं पहनी, so I'm wearing it for the very first time and I think आपको आज मेरा हेयर स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगी। आई एम वेयरिंग अ बो, दिस इज़ अ हेयर एक्सेसरी और ये बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी लगाऊं, लेकिन जब मैंने लगा ली ना तो मुझे लगा कि ये तो नज़र ही नहीं आएगी, तो साइड पोज में। और अज़राए तफन्नुन, अगर मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँ, मैंने हिना से अभी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने पूछा हिना ये क्या है, इन्होंने बोला कि मैंने बो लगाई हुई है। दिस इज कॉल्ड बो। बो। तो मैंने हिना से बोला कि मैंने हमेशा ये सुना है कि खुशबू लगाई जाती है, बो भी लगाई जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह अच्छी बात से करते हैं जी। अच्छी बात से करते हैं जी। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक बहुत ही खूबसूरत बात से करते हैं। लाइफ इज नेवर इजी, देयर इज अ वर्क टू बी डन एंड ऑब्लिगेशंस टू बी मेट, ऑब्लिगेशंस टू ट्रूथ, टू जस्टिस एंड टू लिबर्टी। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, काम करना है और सच्चाई और इंसाफ, आज़ादी की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और ये बात किसने कही है जी? जॉन एफ कैनेडी ने कही है। ये बात बहुत ही खूबसूरत बात है। इसके बिल्कुल जॉन एफ कैनेडी है कौन बताना जरूरी है। अमेरिका के 35 में ये सदर थे, 60 में मुंतखब हुए और उन्हें सबसे कम उम्र अमरीकी सदर होने का एजाज भी हासिल है। सदर की हैसियत से उन्होंने क्यूबा, वियतनाम, कोल्ड वॉर के बढ़ते हुए जो तनाव है उनका सामना किया। 22 नवंबर 1963 को उन्हें डैलस में कत्ल कर दिया गया। टेक्सास जो स्टेट है यूएस की, वो आज तक अमरीकी तारीख के सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन सदूर में इनका शुमार होता है। जॉन एफ कैनेडी के दौर में क्यूबन मिसल क्राइसिस है ना, जो कि 1963 का एक क्यूबन क्राइसिस है, वो बड़ा फेमस वाकया है। कोल्ड वॉर पीक पे थी, सोवियट्स के साथ जो फंडा चल रहा था। और फिर जॉन एफ कैनेडी वो अमेरिकन सदर थे कि जिन्होंने बेसिकली डेमोक्रेट्स थे और इनकी जानिब से बड़ी ही हार्ड लाइन पॉलिसी ली गई अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो जो फिर वो स्टेट्स थी जहाँ पे कम्युनिज्म का रुझान था, उनके खिलाफ इन्होंने इक़दाम किए, लेकिन बड़ी ही कम उम्री में और अपने करियर के अरूज पर ये कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल जी। एंड ही वाज कंसिडर्ड एज हीरो। कहा यह जाता है कि वर्ल्ड वॉर में ये तैरते हुए आए एंड ही सर्वाइव्ड। जब इनकी कश्ती जो थी वो डूबने लगी, ही सर्वाइव्ड और बहुत सारे लोग भी इनकी वजह से बच गए। इनकी बहुत सारी कोटेशंस हैं। ही वाज अ पर्सन जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ट्रू ब्रेव लीडर। एंड पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए तो ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। और इनका ये भी कहना है कि अ मैन डाइज बट हिज आइडियाज ऑलवेज लिव। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स आज काम थोड़ा स्पीडी है हमारा। तो अभी हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल की। बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे कि मुल्की सूरत हाल जो है वो क्या मंजरनामा पेश कर रही है। बदतरीन महंगाई में आवाम की जिंदगी का पहिया कैसे घूम रहा है। मईशत की अगर बात करें तो उसकी गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। माफियाज के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं और आलमी हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। बंदयाल दौर का सूरज गरूब, नए अदालती बाब की सुबह तलू। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। पहले ही दिन 4 अहम अहकामात सादिर कर दिए। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक अहम केस की समाअत। महंगाई का तूफान, अवाम के लिए वबाले जान। गैस भी 45% महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल महंगा होने के बाद आटा, चीनी, गोश्त, सब्जियों और फलों समेत सब कुछ आसमान पर। अवाम की दुहाइयां। पीटीआई के एक और इत्तेहादी कानूनी शिकंजे में फंस गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस्लामाबाद तोड़ फोड़ केस में धर लिए गए। साबिक वजीर आला परवेज इलाही भी 13वीं मर्तबा गिरफ्तार। इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले सियासी हलीफ बन गए हरीफ। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आसिफ जरदारी को मैदान में उतार दिया। हिकमत अमली तैयार, जियालों को पोजीशनें संभालने का इख्तियार। ये हैं जी आज की टॉप स्टोरीज। और अवाम के जो जज्बात हैं बड़ी खबर को लेकर, उनकी अगर अक्कासी करें तो ये है कि जाने किस जुर्म में पाई है सजा याद नहीं है। एक तरफ बात यह है कि पटियाला घराने के नामवर गुलकार उस्ताद अमानत अली खान, जिनकी आज 49वीं बरसी है, वो बुनियादी तौर पर क्लासिकी गायक थे।
मगर जब हल्की फुल्की मौसीकी की तरफ आए तो उन्हें पॉप स्टार से भी ज्यादा शोहरत मिली। क्लासिकी मौसीकी की तारीख में दूसरा कोई गायक ऐसा नहीं गुजरा जिसे इस कदर चाहा गया हो। हिना बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की। ही इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सिंगर्स। उनके बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जो कि यूथ को, यंग मैं कहूँगी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली जब हम क्लासिकल सिंगर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये तासुर होता है कि जी शायद एजेड लोगों को भी पसंद हो या वो मैं समझ। भी कहने वाला था कि इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा म्यूजिक सुनती हैं। मैं अच्छी सुनवैया हूँ, मैं अच्छी सुनी कम उम्र पे। I took it as a compliment। नाज़रीन, उनके हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। उस्ताद अमानत अली खान से रिलेटेड अभी आपने एक रिपोर्ट देखी और इस वक्त उनके साहिबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, शफकत अमानत अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी उनको सुना जाता है। पूरी दुनिया में उनके भी फैंस हैं और क्या खूबसूरत गाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। अगर पटियाला घराने की बात की जाए तो इसके चश्मो चराग और नामवर क्लासिकल और गजल गायक जो हैं उस्ताद अमानत अली खान आज हम में नहीं हैं, मगर वो अपने लाखों फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं। उनकी मौसीकी की अगर बात करें तो लाजवाल खिदमात हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, दुनियावी तौर पे तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं चूँकि उनका बेटा हूँ और उन्हीं को हमेशा देख के फॉलो किया, उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश की और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश की, उन्हीं की तरह अपनी मौसीकी में जो जिद्दत थी उन्होंने अपने ज़माने में की थी, उसको हमने आज यूज़ किया। तो मेरे लिए तो वो आज भी एज एन उस्ताद, एज ए फादर जिंदा है, क्योंकि वो हमेशा मुझे किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी जगह पे रहनुमाई करते रहते हैं। जो कुछ उन्होंने आज तक किया हुआ है उसके ज़रिए, जो कुछ मैंने सुना है उसके ज़रिए। सो बाकी मौसीकी में उनकी बहुत सारी इख्तराहें हैं जिनको आप खिदमात कह सकते हैं। उन्हें बहुत सारे दूसरे ममालिक से थी ऑफर्स कि आप हमारे मुल्क में आइए, रहिए, हम आपको यहाँ पे सिटीजनशिप देते हैं और आप यहाँ पे हमारे बच्चों को ट्रेन करें और हमारे मुल्क के आर्टिस्ट कहलवाएं। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि उन्होंने he never opted to go anywhere and leave Pakistan। शायद उनको अपनी इस मुल्क की कदर थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी कुर्बानियाँ देखी थी अपनी आंखों के सामने जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी गई। तो एक बहुत बड़ी खिदमत है और बहुत बड़े हौसले की बात है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो। जी बिल्कुल शफकत साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि उस्ताद अमानत अली आम जिंदगी में कैसे थे, आम लोगों से उनका बर्ताव कैसा था और उनकी कुछ यादें जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें अभी। मेरे जी इतना ज़्यादा, मैं चूँकि बहुत छोटा था तो मैंने उनको हमेशा बहुत शफीक बाप की सूरत में देखा। लेकिन जो कुछ हमें दूसरे लोगों की ज़ुबानी उनके बारे में जो वाक़यात सुनने को मिले, उनसे यही पता चलता है कि ही वॉज़ वेरी सॉफ्ट एट हार्ट और बहुत ही हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे। पैसे को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी उन्होंने ज़िंदगी में, कभी किसी इंसान को नीचा नहीं समझा उन्होंने। ये वो वाक़यात हैं जो भी उनके जानने वाले उनसे मिले, जो लोग मिलते रहे उनसे, और उन्होंने मुझ तक ये बातें पहुँचाई जब भी हम मिले। और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारे वालिद गुलकार तो बहुत अच्छे थे ही थे, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे, सिंगर तो वो थे ही थे आला। तो आई थिंक वही चीज़ें आगे हमारे पास। बहुत शुक्रिया शफकत अमानत अली साहब, आपने वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और यकीनन बड़ा नाम अमानत अली साहब का, और उनकी यादें हम आज ताज़ा कर रहे हैं। और इसी हवाले से हमने ये अपने सेगमेंट का भी बाकायदा आगाज़ किया है जिसमें हम पाकिस्तान की जनामवर शख्सियात हैं जिनका अदब से, मौसीकी से ताल्लुक़ है, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं।
तो जी बगैर किसी तातुल के आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ महंगाई की बड़ी खबर की जिसकी हम बात कर रहे थे, इस पर बात करने के लिए फरहान बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर निगरान हुकूमत की बात करें तो आवाम पर कयामत ढा दी और ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत जो है साबिक हुकूमत का एजेंडा पूरा करने में वो लगे हुए हैं और एक माह में तीसरी बार पेट्रोल महंगा कर दिया है। निगरान हुकूमत का हाथ कौन रोकेगा और वो किसको जवाबदेही हैं और उनका हिसाब उनसे हिसाब कौन लेगा, क्योंकि हमारे अवाम इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सुबह सुबह उस्ताद अमानत अली खान को एंजॉय कर रहा था और आपने फिर मजा किरकिरा कर दिया क्योंकि अब ये हम रोज का डिप्रेशन और रोज के रोने की तरफ जा रहे हैं, जबकि उस्ताद अमानत अली खान तो एक अजीम शख्सियत थी। बहरहाल जो क़यामत है या जो हालात हैं, आज का डॉन अखबार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें उन्होंने एक तफसीली खबर कराची और टेक्सला से शाया की है, जिसमें घर घर के जो वाक़यात हैं, कहाँ कहाँ पे लोग क्या क्या अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, अपनी जो कुछ भी थोड़ी बहुत असासे हैं वो बेच रहे हैं। देहातों से खबरें ये हैं कि लोग अपने जानवर भी कई जगह पे बेच रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल पूरा करने के लिए। और निगरान हुकूमत का हाथ रोकने वाली बात यह है कि निगरान हुकूमत को फिलफौर जो तरक्की के नाम पे जो तरक्याती कामों के लिए जो साबका हुकूमत एलोकेशंस कर गई है बजट में, ख़ासतौर पे पार्लियामेंटेरियंस को जो पैसे दे के गई है, वो फ़ौरन रोकने की ज़रूरत है। और इस तमाम की तमाम रकम को सबसे पहले लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, ख़ासतौर पे तवानाई के हवाले से, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, उस किस्म की चीज़ों पे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। जब तक कि इस किस्म की कोई भरपूर एक तब्दीली नहीं आएगी तो पाकिस्तान में आम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और पहले ही ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। अब पता नहीं किस मुंह से कहते हैं कि जी अफराते ज़र की शरह थोड़ी नीचे आने का अंदिया है। अभी आई उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि आदाद शुमार सरकारी ये बता रहे हैं। अब सरकारी आदाद शुमार पे अगर आप एतबार करें तो फिर आप आगे गुफ्तगू लेके चल सकते हैं। मैं तो उस किस्म के आदाद शुमार पे एतबार करने को तैयार नहीं हूँ और ख़ास तौर पे जो ताज़ा तरीन पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद अल्लाह ही वारिस है। फरहान साहब, इसी बारे में बात करना चाह रहा था मैं सर कि इज़ देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल सर? कोई रोशनी, कोई आसार नज़र आते हैं? कोई हालात बेहतर होंगे? इंतखाबात का कहा जा रहा है, आपको लगता है कि आम इंतखाबात होने के बाद जब एक अवामी राय से जो मुंतखब हुकूमत है वो इक़्तिदार संभालेगी तो फिर जो मईशत है वो बेहतर होगी? भाई बदकिस्मती ये है कि इस वक्त आप पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पे देखें तो कोई भी बड़ी सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने तफसीलन अपनी पॉलिसीज़ मईशत के हवाले से बिलउमूम और महंगाई के हवाले से बिलखुसूस बयान की हों। और लगता ये है कि हर पार्टी जो है वो इस वक्त सियासत में लगी हुई है। ख़ास तौर पे ये जो अभी हुकूमत गई है PDM की, इन्हें तो एहसास है ही नहीं गो कि ये IMF का प्रोग्राम जो आज का है स्टैंड बाय अग्रीमेंट, ये इसका तोहफा यही हुकूमत करके गई है और इनकी नाअहली का नतीजा है कि हम इस मुसीबत में पड़े हुए हैं। देखिए ना, ये जो ख़ास तौर पे इनके आखिरी 8-9 माह का जो अरसा था जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के दौर में गुजरा, तो हमारी मईशत के हवाले से जो भी आदाद शुमार हैं वो नीचे की तरफ ही गए हैं, मुश्किलात बढ़ी हैं। और IMF के साथ अगर वक्त पे माहिदा कर लेते तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत या इतना बड़ा बोझ में कुछ थोड़ी बहुत कमी आ सकती थी, इम्कान था। लेकिन वो IMF के साथ भी उन्होंने लड़ाई की, पब्लिक में क्या क्या बयानात डार साहब ने दिए और आखिर में तो फिर IMF एग्रीमेंट वज़ीर ख़जाना को बजाय अगर हम जितनी बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान का बिलखसूस हम जिक्र करते हैं क्योंकि इंतखाबात का एक एनवायरनमेंट तो बन रहा है और इलेक्शंस करीब हैं इंशाल्लाह। ये बताइएगा सर कि चेयरमैन PTI जेल में है,
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जो ऑप्शन बिलावल भुट्टो जरदारी, और फिर नवाज शरीफ साहब जो कि लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को, और उनकी वापसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जिसे अवाम एक निजात दहिंदा के तौर पर देख सकती हैं? भाई इस सवाल का जवाब तो मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त तो निजात दहिंदा से ज़्यादा यानी शख्सियत से ज़्यादा निजात दहिंदा पार्टी की ज़रूरत है, और पार्टीज़ क्या कर रही हैं। मैंने हाल ही में भी एक जगह पे कुछ शख्सियात से मुलाकात हुई थी, सियासी शख्सियात से, तो उनसे यही अर्ज़ की थी। उन्होंने कहा कि जी वो इस वक्त तो हमारे जो कायदीन हैं वो ज़्यादा इस सोच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमारे जो लीडर हैं जो कि बैरून मुल्क हैं वो आकर वो किस तरह वापस आएंगे। तो ये तो हमारे लिए प्रायोरिटी है कोई नहीं। तो अगर प्रायोरिटी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की मुसीबत नहीं है, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग अपने घर की जमा पूंजी और छोटे छोटे असासे बेच रहे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ की डॉन अखबार की आज की खबर, तो फिर इसका मतलब ये है कि हालात ना सिर्फ ये कि बहुत गंभीर हैं, बल्कि जिन्होंने जिम्मेदारी लेने की जिन्हें ख्वाहिश है आगे चल के, उनकी भी कोई उनकी तरफ से भी कोई ये अंदिया नहीं है कि वो जिम्मेदारी उस तरह लेने को तैयार हैं जिस तरह लेनी चाहिए, ताकि लोगों की मुसीबतें कम हों। असल मामला तो ये है कि पाकिस्तान की अवाम का जो इस वक्त जी बिल्कुल फरहान साहब, आपने सही निशानदेही की है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें अब वक्त है मेरे ख्याल से कि मिल बैठना चाहिए, उनके कायदीन को मिल बैठना चाहिए, क्योंकि इस सारी सूरत हाल का जो खमियाजा है वो आम आवाम भुगत रहे हैं, महंगाई आम आवाम भुगत रही है। तो फिर जो तमाम पॉलिटिकल हेड्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हैं, उन्हें बैठना चाहिए और मिलकर आवाम के मुफाद में कोई फैसला करना चाहिए। माहिर मशहद फरहान बुखारी हमारे साथ मौजूद है सुनो पाकिस्तान में। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अजीम आपने बड़ी अच्छी बात की कि लीडर्स को आवाम का सोचना चाहिए, लेकिन आवाम को निकाल के बाकी हर चीज़ के बारे में इस वक्त सोचा जा रहा है। और अगर महंगाई की बात करें तो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। भाई हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, हर तबका मुतासिर हो रहा है, और हमारी ब्रेक भी बहुत मुतासिर हो रही है। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे अदलिया की, तो बड़ी अदालत में बड़ी तब्दीली सामने आई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को बराबर में खड़ा करके हल्फ उठाया। और मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस से उसी सदर ने हल्फ लिया जिन्होंने उन्हें ओहदे से हटाने के लिए काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था। और खैर हल्फ के पहले दिन चीफ जस्टिस के 4 अहम अहकामात भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहला हुक्म सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील है। दूसरा हुक्म केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक है। और तीसरा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार की तकर्रुरी है, जब उन्होंने हर अदालती फैसला अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया है। और वो 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद है माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, इस वक्त सुनो पाकिस्तान का हिस्सा। जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उमर अता बंदयाल की जगह इंसाफ का ये जो तराजू है ये थाम लिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये ऐसी कोई तब्दीली नहीं होती, सिस्टम चलता रहता है। एक शख्स का इजाफा होता है, कुछ थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस नज़र आती हैं, कॉस्मेटिक, और जो देर पा असरात है वो किसी के बस की बात नहीं है। उसकी वजह यह कि सबसे बड़ा मसला जो है वो जजेस की तकर्री का मसला है कि आपके पास जज जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। एक वक्त था जब किसी शख्स को जज नॉमिनेट किया जा रहा था तो उसे पता चल गया और उसने चीफ जस्टिस का जाके शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा नाम भेजा है। तो जब वो शुक्रिया अदा करके चला गया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसका फौरी तौर पर रजिस्ट्रार से कहा कि इसका नाम जो है वो लिस्ट से खारिज कर दो। तो इस तरह जो लोग इस ओहदे की ख्वाहिश करते थे वो नहीं बन सकते थे। अब हमारी हालत ये हो गई है कि इस ओहदे के लिए सियासी वाबस्तगियाँ और चीफ जस्टिस से ताल्लुकात, सीनियर जजेस से ताल्लुकात, उनके रिश्तेदार, आप अगर चले जाएँ देखें तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है
वो उन्हीं के आइज़ा व अकारब की नजर आएगी। कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी सीनियर जज के साथ है वो बहुत करीबी ताल्लुक है, तो वो महरूम नहीं रहा इस पोस्ट से। सबसे पहले ये तकर्री का मामला है, उसके बाद फिर केसेस के निपटाने का मामला है, और वो केसेस जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और उनको निपटाने का तरीका ये भी नहीं है कि वो केसेस जो है आप फौरी तौर पर उनको सुने बगैर, वकला को दोनों साइडों को सुने बगैर उसका फैसला कर दे। ख़ास तौर पर ये जो जेल अपीलें हैं जिसमें लोग बड़े बड़े अरसे से गल सड़ रहे हैं जेलों के अंदर, उनके केसेस सुनने का मामला है। और फिर उसके बाद इलेक्शन से मुतालिक इंतहाई अहम केस आपके सामने है, चीफ जस्टिस साहब के सामने होगा, सारी कोर्ट के सामने होगा, और इसके अलावा 3-4 इंपॉर्टेंट और मामला जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सारे कानूनी ढांचे से है वो होंगे। जो केस आज लग रहा है ये बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तौसीक कर देती है, तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्टिकल 184(3) है वो बिल्कुल यानी उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये आर्टिकल बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो बाकी कवानीन हैं और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसमें जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो चीज़ें कोई ऐसी मौजूद नहीं थी, और ख़ास तौर पर ऐसे मामला जिनके लिए कोई हल मौजूद नहीं है, और आप जो कस्टमरी लॉ आपका है और कस्टमरी जो कोर्ट्स हैं वो उसको उस अंदाज में निपटा नहीं सकते, साल चलते रहते हैं, और फौरी नौइयत के मामला जिसमें आरिफ चौधरी साहब अभी आपने ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जानिब तवज्जो दिलाई है। इसी से मुतल्लिक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे सर कि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में हमें एक डिवाइडेड अदलिया का माहौल भी नजर आया, तो अभी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील दिया है और सियासी जमातें भी चाहती थी तमाम ऑलमोस्ट के फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इस मामले पे, तो अब आपको लगता है कि जो बड़े चैलेंजेस हैं वो सेटल डाउन होंगे? देखिए उस वक्त बड़ी अदालत या फुल कोर्ट ना बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि इससे केस के लटकने के चांसेस थे, लेकिन उस वक्त ये कोई परसीव नहीं कर सकता था और सोच नहीं सकता था कि इस तरह मामला इतना लंबा हो जाएगा, और वो 90 दिन के अंदर 2 असम्बलियों के इंतखाबात तो क्या पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं होगा। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मुस्तहसन कदम है कि फुल कोर्ट इसे सुने और फौरी तौर पर इसका इलाज करे, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो है जिसे जो क्राइसिस की दलदल में हम दल चुके हैं वो इलेक्शन है। इलेक्शन को आप नज़रअंदाज करके बाकी सारे मामला को तरजीह तौर पर हल करें भी तो उससे आपके वो मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी के हुक्मरान चुने। और ये कदम बाहर सूरत मैं समझता हूँ कि इस वक्त ठीक है, अच्छा किया उन्होंने कि फुल कोर्ट और डिवीजन जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि मिजाज जिस तरह का पाया है हमारे चीफ साहब ने, मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह सबको साथ लेकर चले। जो मेरी अपनी इस वक्त है, हो सकता है खुदा मेहरबानी करे और चीज़ें जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल करे और दोनों तरफ से मिल जाए मामला। मुझे तो ये डिवाइड जो है वो जो 7-8 की एक तरफ थी अब वो 8-7 की दूसरी तरफ नजर आ रही है, तो उससे यही कोई ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। और चीजें अगर उसी तरह हो गई यानी जिस तरह लोग सोच रहे थे, और आप देखिए सबसे बड़ी बात जो है ये कहना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कि जनाब वो आएंगे तो हमारे ये मसले हल हो जाएंगे, ये वो बात है कि जो हमारे जो निज़ाम है आइनी जो तकाजे पूरे होने चाहिए इंसाफ की अदालत में, वो उसकी नफी करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक चीफ जस्टिस से इस तरह की तवक्कुआत लगा के बैठ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये यकीन है और ऐसा होना चाहिए कि ये तासुर भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे काजी साहब। और एक और बात, काजी साहब का मिजाज मैंने जो देखा है अदालत में पेश होकर, वो बहुत कम सुनते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। अभी मौका है कि उन्हें, चूँकि वो चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं और सारे जजेस जो है उन्होंने उन्हीं को एक्सेल करना उनके मॉडल को, तो उन्हें ये प्रेसिडेंट और ये मॉडल सेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वकला को सुने, बड़ी इज्जत के साथ सुने, और इवन जो महकमे से मुतल्लिक लोग महकमों से आते हैं उनको भी पूरा मौका दें और तौहीन किए बगैर उनको सुने और उसके बाद फैसला करें। और अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्जीनियलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए। जी
अच्छा आरिफ चौधरी साहब, कुदरत का निज़ाम देखिए, जिस सदर ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था और उन्हीं सदर ने उनसे चीफ जस्टिस का हल्फ भी लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कोई ऐसा कुदरत का ऐसा मामला नहीं है। बुनियादी बात ये आप देखें, ऐसा होता है कि माजी में आपने देखा कि जो चीफ यानी हलफ लेने वाले कौन थे, परवेज मुशर्रफ साहब थे। किससे हलफ ले रहे थे? वो उन लोगों से हलफ ले रहे थे जिनके खिलाफ उन्होंने फैसले किए थे, जिनकी वजह जिन्हें बरतरफ करके वो आए थे, वो पार्टी जो थी वो उनसे हलफ ले रही थी। इसके बाद आपने यानी हर ये सदर का एक बुनियादी काम है, उसकी आईनी काम है कि जब सदर के पास कोई रेफरेंस जाता है तो वो सब सदर ने, चूंकि वो रेफरेंस बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाता है। जी बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब, सही आपने कहा है कि सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है हल्फ लेकर। ये कहिएगा सर कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसी से मुतल्लिक कि इसकी जो समात है उसको बराह रास्त नशर करने का हुक्म जारी किया गया है काजी फाइज ईसा की जानिब से। तो इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मजीद हमें गैर रिवायती इकदाम नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में? मुझे बहुत खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि पहले जो सिलसिला चल रहा था ना कि अंदर से टिकट चलते थे, क्योंकि ये पहले तो इंसाफ का ये तरीक़ेकार पहले हुआ नहीं करता था। यहाँ तो अदालत के अंदर कभी ये जो था ना कोई मीडिया वाला इस तरह दाखिल नहीं हो सकता था। अब तो ये हमने देखा कि जो प्राइमरीली जो सीटें वो सीनियर वकला के लिए मखसूस है, उसमें भी सारे के सारे जो है वो साफ़ी बैठे होते थे और बैठे होते हैं और फौरी अंदर से यानी वो टिकट चला रहे होते थे और उन जो ऑब्जर्वेशन हो रही थी उसमें भी लोग फौरी तौर पर वो एक आधा जुमला सुना और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बाहर नशर कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते थे। लेकिन अब चूंकि ये सिलसिला चल ही निकला है, अदालत के अंदर मीडिया पहुँच ही गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुस्तहसन कदम है। अब अगर लोगों को कार्रवाई नजर आएगी तो उससे जो लोगों का परसेप्शन है वो भी बनेगा, क्योंकि वो जो सिर्फ एक आध जुमले की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर लोग बिल्कुल राई का पहाड़ कई बना देते थे और कई उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठ जाते थे। अब कम अज कम वो बराह रास्त सुन रहे होंगे तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके हिसाब से चलेगी। उसमें मिसकंसीव होने की बात जो है वो मुझे लगता है कि कम हो जाएगी और खास तौर पर जो यानी उसके परसेप्शंस है वो बड़े दुरुस्त होंगे, यानी सिर्फ ऑप्टिक्स बड़े सही बनेंगे। और ये बड़े जरूरी है क्योंकि अदालतों का जो अब तक मामला रहा है ना, उनकी उन ऑब्जर्वेशंस की वजह से दोनों तरफ से बड़ी खराबी पैदा होती थी। कुछ लोग जो थे वो पहले से ही तनकीद शुरू कर देते थे कि जी अब हमें नजर आ रहा है जी इसमें इंसाफ क्या होना है, वो आप जजेस तो ये कर रहे हैं। और कुछ लोग जो थे वो पहले से ही तवक्को लगा के बैठ जी बस काम हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल अब ओपननेस, फेयरनेस और शफाफियत जो है उसका तकाजा ये है कि इस तरह आए। और आगे फिर मजीद भी ये है कि यानी आर्टिकल 19A जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके तहत उन्हें इस हद तक भी जाना चाहिए कि ये जो केसेस हो रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ हर दौर में यकीनन आरिफ चौधरी साहब ये काजी फाइज ईसा का एक ऐसा निज़ाम है और हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम भी ये तवक्को करते हैं कि अब उनका जो दौर है उसमें जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं मज़ीद ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी और यकीनन इंसाफ का बोलबाला होगा। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त और अपनी जो माहिराना राय है वो हमारे सामने रखी। तो हम लोग ही ना विश जो है वो गुड लक भी कह देते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। बहुत सारे गुड लक एंड बेस्ट विशेस आपके लिए। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And you're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही एजाज की बात है। अब हम बात करेंगे पहली पाकिस्तानी खलाबाज नुमेरा सलीम की। वो खला में सफर करने वाली पहली पाकिस्तानी हैं और उनके अगर खलाई सफर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को शुरू होगा और इस मिशन में 3 निजी खलाबाज भी शामिल हैं। नुमेरा सलीम का ताल्लुक जनूबी फ्रांस में आबाद पाकिस्तानी खानदान से है। जी बिल्कुल, 2007 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सयाहत की एजाजी सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं। वो अप्रैल 2007 में कुतुब शुमाली और जनवरी 2008 में कुतुब जनूबी तक पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी हैं। उन्हें तारीखी फर्स्ट एवरेस्ट स्काई डाइव 2008 के दौरान माउंट एवरेस्ट पर स्काई डाइव करने वाली पहली एशियाई और पहली पाकिस्तानी होने का एजाज़ भी हासिल है। वो अमन के लिए भी काम करती रही हैं और बहुत सी खिदमात इन्होंने अंजाम दी हैं। और कौन कौन से अवार्ड्स ये ले चुकी हैं ये हम खुद इन्हीं से जान लेते हैं।
बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हमारे साथ वो नहीं है, हमारा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से राब्ता नहीं हो पाता अक्सर गेस्ट के साथ, और हमने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चले हम फ्यूचर में इनसे बात करेंगे। लेकिन इनके अगर एजाजात की बात की जाए, Being a Pakistani woman, if I talk about myself, तो we feel really proud, और बहुत खुशी होती है जब कोई भी इस तरह की खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का जब भी हम जिक्र करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, फिर अगर एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं तो खवातीन बहुत कम सुनने में हमें मिलता है कि वो फीमेल एस्ट्रोनॉट है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, बड़े फख्र की बात है कि नुमैरा सलीम जो हैं वो कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं और खलाई दुनिया का सफ़र करने वाली ये खातून हैं, और इनके प्लान जो हैं बड़े अच्छे हैं, और हमारी उम्मीदें, हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि नुमैरा सलीम जल्द से जल्द चांद पर जाएं और चांद पर पाकिस्तान का झंडा लहराएं, और हम भी उस फहरिस्त में पाकिस्तान का भी शुमार हो कि पाकिस्तान भी अब वो मुल्क है जो कि चांद पर लैंड कर चुका है। वैसे अब तो पूरी दुनिया में ही ना जितनी बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी एक वॉर चल रही है, और वो वॉर ये है कि स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो कंपटीशन है, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, लोग वहाँ पर टूर्स अपने प्लान कर रहे हैं, भाई बहुत कुछ प्लानिंग हो रही है, और मार्स पर बहुत सारे लोगों ने ज़मीन खरीदी है, वैसे सस्ती है, अगर आप भी खरीदने इंटरेस्टेड है तो खरीदें। नाज़रीन अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यकीनन इस मुल्क की मिट्टी बड़ी जरखेज है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें 1,09,000 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, और ये कामयाबी का तनासुब 58% रहा है। इम्तिहानात में 1,90,512 उम्मीदवार शरीक हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुल्ला जावेद, जिन्होंने 1056 नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल की। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको शानदार कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि इस कामयाबी के लिए आपने कितनी मेहनत की? अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो मेहनत का फैक्टर हर बंदे की कामयाबी में शामिल होता ही है। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत को लगाना, कैसे लगाना है, किस तरह से मतलब अपनी मेहनत को यूजफुल कैसे बनाना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हमने कैसे गेन करना है जी। इस काम में, ये काम करने में मुझे मेरे पेरेंट्स ने मदद दी, और मतलब कम टाइम में एफिशिएंटली मैंने ज्यादा काम किया है। नाइट स्टडी में करता था, नाइट स्टडी पर फोकस किया ज्यादा, और स्कूल से आके मैं तो दोपहर के वक्त थोड़ी रेस्ट कर लेता था, इससे थकावट वगैरह होती जाती थी, और बाद में नाइट स्टडी के लिए और ऑनलाइन स्टडी के लिए, तो इस तरह करके मैंने अपना टाइम मैनेज किया और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। अब्दुल्ला, ये बताइएगा, आपने ये टारगेट सेट किया था जब आपने पढ़ाई शुरू की कि मैं पहली पोजीशन लूंगा इंटरमीडिएट में? जी बिल्कुल, टारगेट पोजीशन का नहीं है मैंने कभी रखा अपनी जिंदगी में। टारगेट मैंने हमेशा 100% मार्क्स का रखा। 1 क्लास से लेके 8th क्लास तक, फिर मिडिल से आगे मैट्रिक से एफएससी, ये टारगेट हमेशा मेरा मैक्सिमम देने का रहा कि 100% मैं स्कोर करूं, 100 से नीचे ना आए। 1 मार्क्स भी अगर मेरा कट होता है तो वो क्यों कट होता है, नेक्स्ट टाइम में वो कट ना हो, ये टारगेट मेरा रहा। बाकी इसी टारगेट की बिना पे अल्लाह ताला ने मुझे पोजीशन से नवाजा। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने पर्टिकुलर थे। आपका अगर 1 मार्क्स भी कटते थे या 2 मार्क्स भी कटते थे तो आप उस पर मेहनत करते थे, किस वजह से आपके मार्क्स कटे हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपकी पहली पोजीशन आई, आपको पता चला, आपको कैसा लगा, आपके घर वालों को, आपके टीचर, सबका क्या रिएक्शन था? मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि आपको स्कूल से कॉल आई है, तो आपके भी ना बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स आपके हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। तो कुछ देर बाद मेरे टीचर की कॉल आई और उन्होंने बताया कि आपकी बोर्ड में पोजीशन बन गई है, हमने स्कूल से कनेक्ट किया है बोर्ड के साथ। तो उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त ना बोर्ड में पोजीशन हाईएस्ट जो मार्क्स है 756 ही हैं, जो कि आपके हैं। तो उस वक्त मैंने देखा मेरे पेरेंट्स की, मेरी खुशी, मेरी अपनी खुशी का, मेरे पेरेंट्स की खुशी, मेरे टीचर की खुशी, ये मतलब अल्फाज में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो अल्फाज की गिरफ्त से बाहर है। मेरे टीचर बहुत खुश थे, मुस्तकबिल का जो आपका गोल है उस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे यकीनन, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे टीवी पे, और वो भी आप जैसा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है, थोड़ा बताइएगा किस तरह से, क्योंकि एफएससी के लिए बिलखसूस प्री मेडिकल अच्छा खासा कोर्स होता है, तो उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से आप अपनी तैयारी करें तो अच्छे नंबर ले सकते हैं?
सबसे पहले अगर पहली बात जो होती है वो ये कि जब सिलेबस कवर करवाया जा रहा होता है कॉलेजेस में, 3 फेजेस होते हैं जिनसे गुजारा जाता है बच्चों को। एक सिलेबस कवर करवाना, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, और आखिर में जो FLPs होते हैं उनमें। तो जो सबसे पहला फेज होता है उसको अच्छे से गुजारे, सबसे ज्यादा फोकस उस फेज पे करने की जरूरत होती है। क्योंकि वो ऐसा फेज होता है कि उसमें ज्यादातर बच्चे, अक्सरियत बच्चों की, उसे लेजीली गुजारते हैं और इस वजह से आखिरी फेजेस में वो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाते, जो उनमें पोटेंशियल होता है वो नहीं है दे पाते। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फेज जो होता है स्टडी का फेज, जब लेक्चर्स चल रहे होते हैं, टॉपिक समझने वाली बात, तब उस पर पूरा फोकस नहीं किया होता। तो फर्स्ट फेज शुरू से फोकस करें, रूटीन में साथ लेके चलें, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं शुरू से ओवर टाइम लगाएं, रात को ज्यादा पढ़ना, दिन में पढ़ना। सिर्फ शुरू से जो काम जैसे जैसे चल रहा है उसे स्मूथली साथ साथ लेके चलें, कोई दिन भी कोई काम कोई टॉपिक डिले ना करें। भी बना है, आई थिंक दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका क्या कमेंट है कि आप करते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट या बस सिर्फ पढ़ते रहते थे? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डे होते थे तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। और उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन होती थी। ऐसे राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में मुझे प्राइज मिला हुआ है। तो इस तरह के कंपटीशन में साथ में जाना, स्पीच कंपटीशन कंडक्ट करवाता था, स्पेशली हमारा स्कूल कंडक्ट करवाता था। और इसी तरह कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे अपने जिले में है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करना। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी बात अब्दुल्ला जावेद ने की कि शुरू से ही आप उस सिलेबस को फॉलो करें, तरतीब से पढ़ते रहें, जो आपके लेक्चर्स हैं आप उनको अच्छे से सुने और फिर उस पर ध्यान दें, अपना होमवर्क आप टाइमली कंप्लीट करें। जैसे कि हिना अब्दुल्ला ने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो हम लोग उनको भी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। एक तो पहले तो बहुत मुबारक आपको, फिर दूसरा ये कि आपके मुस्तकबिल के जो भी अहदाफ हैं, हमारी ये दुआ है कि आप बखूबी उसमें कामयाबी हासिल करें। और यकीनन आप एग्जाम्पल हैं कई ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो FSC में या उससे अगली जमातों में स्कोर करना चाहते हैं। तो यकीनन जो इन्होंने तरीकाकार बताया पढ़ाई का, वो भी काफी लोगों के लिए सूदमंद होगा। बिल्कुल जी। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। So stay tuned and keep watching सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने कुदरती हुस्न की वजह से गैर मुल्की सयाहों की अव्वलीन तरजीह है। और इस वक्त जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह एगमिन और एंजलिना मोटरसाइकिल पर 10 ममालिक की सैर के बाद पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा सैयद शम्स साहब भी इनके हमरा हमारे साथ आज मेहमान है सुनो पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for joining us in Suno Pakistan. Guten Morgen. Guten Morgen. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for being on our show. It's our honor. It's our pleasure. We would really like to know about your experience being here in Pakistan. You've been to different countries, and if you talk about specifically Pakistan, what did you like the most here in Pakistan? I think the landscapes, the different landscapes, because we started in the south with the desert. Yeah. And we go up to Kuncherab with a little bit of snow. It was snowing when we were there, and it was cold sometimes, and a lot of green, and we like the water buffaloes. Ah, wow. Okay. So I would like to ask a personal kind of a question, a little bit personal in a sense. Since how long you guys have been married, and why you guys plan to travel the world on bike? We are now married. We had the anniversary of our marriage a few weeks ago. We are 30 years married. We have a grown-up son and a grandson. So we are already grandmother and grandfather. Wow, incredible. And it was his idea. He was always thinking about, I want to drive the Karakorum highway. And this was the plan. And then we started to plan three or 2 years ago. Now we started before Corona. In the moment, if we know, I retired my job. I retired after 46 years working, and we say, and now is the time to go. Wow, so you guys decided this on your और हम anniversary. अपने नाज़रीन को भी थोड़ा बताएं कि माशाल्लाह 30 साल से ये लोग
इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद अब तो दादा दादी बन चुके हैं और 40 साल सर्विस की है जो हमारे मेहमान है जर्मन, उनके बाद वो रिटायरमेंट ये प्लान है उनका ज़िंदगी का, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो दुनिया घूमेंगे बाइक पे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल, और हम शम्स साहब से ये जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से कनेक्ट हुए और किस तरह से आप इनको लेके गए, सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए। बेसिकली मैं खुद भी रोड ट्रैवलर हूँ। मैंने यूके से पाकिस्तान तक मल्टीपल ट्रैवल्स किए हैं। मेरा फर्स्ट जर्नी 2010 में था। उससे पहले कुछ हालात इस तरह के ईरान के थे कि लोग अमूमन इस सफ़र पर नहीं आते थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये सफ़र जब किया तो उसके बाद काफ़ी लोग इस रास्ते पर आए हैं। इन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ जब इन्होंने प्लान किया ना, इन्होंने मेरी कुछ वीडियोज़ देखी थी ट्रैवलिंग की, तो इनको पाकिस्तान के वीज़े के लिए एक इनविटेशन लेटर चाहिए था जो कि पाकिस्तानी किसी बंदे की तरफ से हो। तो वहाँ से फिर एनजी ने मुझे कांटेक्ट किया, इनको मैंने इनविटेशन लेटर भेजा। ये अलग बात है कि उसके ऊपर मेरा इनको वीज़ा नहीं मिला था, वीज़ा फिर किसी और कंपनी के ज़रिए मिला, लेकिन वहाँ से हमारा कनेक्ट हुआ था। फिर जब ये पाकिस्तान आया तो तब से हम लोग इकट्ठे घूम रहे हैं। ज़बरदस्त भाई। और शम्स साहब की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आज ये लोग हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और आप जैसे लोग पाकिस्तान की जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सही नुमाइंदगी करते हैं, एक पॉजिटिव इमेज। एम्बेसडर जो हैं वो सही बात सैयद शम्स साहब, आपने ये हक अदा किया है और आप जैसे कई वो अफराद के जो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ से जो सयाहत है उसको पाकिस्तान की तरफ खींच कर लाते हैं, खींच कर लेकर आते हैं। तो कोई यादगार मोमेंट बताइए, कैसा लगा जब आप जर्मन जोड़े के साथ ट्रैवल कर रहे थे? ऑब्वियसली ये एक यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। इससे पहले स्पेशली फॉरेनर्स के साथ तो मैंने पाकिस्तान में सफ़र नहीं किया था। जैसे ही ये लोग आए हैं, इनकी बाइक्स के पास हम खड़े हुए हैं, वो 40-50 लोग खड़े हो गए हैं, साथ में होटिंग कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये कैसे आ गए हैं। स्पेशली इनकी बाइक्स बड़ी बाइक्स हैं, 1200 cc BMW बाइक है इनके पास, साइड कार ऑन है। हम लोगों ने कभी बाइक के साथ साइड कार देखी भी नहीं थी, तो लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जहाँ पे लोग सिर्फ खड़े नहीं होते, हर बंदा ट्राई करता है कि इनकी हेल्प की जाए। कोई इनको पानी ऑफर करता है, कोई ड्रिंक ऑफर करता है। ऑब्वियसली जिसकी जितनी लैंग्वेज होती है वो जिस तरह बोल सकता है, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ जर्मन में ट्राई करते हैं, लेकिन लोगों की हॉस्पिटैलिटी से ये बहुत ज़्यादा मुतमईन है। इम्प्रेस हुए हैं। बिल्कुल जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का फूड, उनका कल्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस और हॉस्पिटैलिटी। कि ब्रेक ली जाए, मैं कह रहा हूँ कि हम चले कल्चर की बात करें पहले। चले, मैं वैसे पूछना चाहूंगी, एंजेलिना से मैं पूछना चाहूंगी, आई वुड रियली लाइक टू नो दैट व्हाट फूड डिड यू लाइक द मोस्ट हियर इन पाकिस्तान? आर यू फूडी? Yes, of course we are absolutely foodies. So what did you like the most here in Pakistan? We started the first day when we were out for eating. We started with dal, because dal we know. Yeah. This is not complicated. Yeah. And yes, we eat nearly everything. He don't likes mouton. Okay. But we had a lot of chicken and a lot of beef. Beef, chicken. And we tried the buffaloes. All right. We'll like to talk about your food preferences and the culture, hospitality of people in Pakistan. But it's time for a short break, and we'll be right back after the break. You keep watching. Suno Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, सयाहत पर बात हो रही है। हमारा जर्मन जोड़ा जो हमारे मेहमान है ख़ास आज के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो बगैर वक्त ज़ाया किए एंजेलिना से मैं ये पूछना चाहता हूँ। एंजेलिना, टेल अस अबाउट your visit, specifically the northern side, the landscape. Do you find it beautiful? It was beautiful. It was really, really beautiful. So the journey itself, when we say now we are on a journey in Pakistan, started in Lahore. And because then we were out of the escort from the levies and from the police. And then we went up to Islamabad. This was something different from Lahore, because it's a modern city. And then we go up to Naran. Okay. And then up to the Babusa top. Babusa top. Yes, it's great. Okay. Oh, and then was the first time when we come over the Babusa top, then we see the big mountains. This is the first time then you really see it. And then we drove up to Kunjara Pass. Okay. There was a little bit snow. Yeah. 2 weeks ago. Yes, and then we've been in Hunza, and we've been in Astor. This was a little bit difficult to drive with our big machines, because our motorcycles are bigger than the ones here in Pakistan. Angelina, this is your first time in Pakistan, right? Yes.
So tell us about your feelings, like what you've heard about Pakistan before traveling to Pakistan, and now how you guys are feeling after traveling to Pakistan. It was funny because our friends at home or family were more afraid that we go to Iran than to Pakistan. No one had any problems. You go to Pakistan, yes, it's okay, it's a nice country. Yeah. And no one had any problems with security or something like this. But what I think we never felt unsecure. I said the only moment when we do not feel secure is the traffic in the cities. This is highly populated country, so yeah, a lot of people. Or if there are construction areas, when everyone wants to drive at first at the same time. So the patience level here is like a bit, lesser here in Pakistan. Okay, sir, we would like to know about your experience here, being in Pakistan, and how secure and safe do you feel here in Pakistan? Genau, yes. I feel safe here in Pakistan. Okay. And I can't understand the control and the escort. The escort by police, and we also have on Karakum Highway. We drive and we must stop. And they said from the tourist police, we come with you. And so why? They followed us on the Karakorum Highway, and we had to stop every some kilometers to be registered. So we need from other travelers, they don't have the problems and don't have the many escorts and control, and so we can't understand it. Yeah. And it's not a moment we say we feel unsafe. That might careful be or dangerous. They are nothing. Okay, so what they're trying to say is कि पाकिस्तान इतनी सेफ जगह है कि आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उस तरह से शायद जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कर्टेसी एंड हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो हमारे मुल्क में हमारे टूरिस्ट जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी होते हैं. बहुत अच्छा लगता है जब कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं और इनको फुल प्रोटोकॉल दिया, बट दे वर नॉट रियली हैप्पी कि हर वक्त वो आपको एस्कॉर्ट करें. इतना ज्यादा हो जाता है कि आप प्रोटोकॉल से तंग आ जाते हैं कि बार-बार इतना प्रोटोकॉल हम क्या करेंगे. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो इमेज है, जैसे एंजेलिना ने भी बताया कि जब उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को ये शेयर किया कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रही है, दे वर हैप्पी कि जी आप जाएं और पाकिस्तान को जो इमेज है पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है. एंड एंजेलिना, यू वर टेलिंग अस अबाउट food here, a dessert maybe you tried here in Pakistan, or I think in Lahore. What was that? Once again, Faluda. Faluda. Okay, how did you like it? I like it, yes. Okay. It's very nice. And what else? Did you find food we had a bit spicier? Kawa, yeah. Kawa, green tea. Halwa. Yes. Okay. Yes. So you like desserts better than spicy food? Yes, better than spicy food, but it's very, very sweet here. It's more sweet than we usually have it in Europe. Okay, so we do have you more spices, we are more sweeter. Yes. Okay, भाई इनका ये कहना है कि यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शायद हमारे लोगों को डायबिटीज और इस तरह के कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के मसले भी बहुत होते हैं. अच्छा, एंजली, do you speak Urdu? Do you understand Urdu? No. Okay, not even a single word. Some words are English, so if I hear you talking together, sometimes I hear some words and then they were talking about motorcycle, they were talking about security. So could you say a word in Urdu? Any word? No. No. And Agnim, you? No? I teach you yesterday. Remember? Teach me? Yeah, the lore. Just say la lore. Lore. Okay, Angie, why don't you say it? Lord Lore. I can't. You can try. You can at least try. La Lore. Yes. Nice. Perfect. Good. Okay, thank you so much for being here on our show. It's an honor, and we wish you good luck for your venture and you're traveling to India next. So good luck. I hope you explore this country even well. और आपका भी सर बहुत शुक्रिया, आप इनके साथ हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इनकी हॉस्पिटैलिटी की, इनका ख्याल रखा. आप लोगों की वजह से ही हमारा इंटरनेशनली जो इमेज जाता है और ऐसे लोग देख के फिर पाकिस्तान आते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. अगली बार किसी मुल्क जाएं टूर के लिए तो मजीद जो फॉरेनर गेस्ट हैं उनको लेकर आए और उन्हें बताएं कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म है और कितनी कैपेसिटी है हमारे पास यहाँ पर. इंशाल्लाह जिंदगी का मिशन यही है जो हम दिखा सकते हैं, पूरी दुनिया को बता सकते हैं. बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू वेरी मच. अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए
सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ चुका है, सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ इसी मुनासिबत से आज कलाम सुनाने के लिए गेस्ट में ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तौफीक अली खान साहब, रहीला खान साहिबा और शहबाज अली खान साहब हमारे साथ सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। तो बग़ैर किसी डिले के, किसी तातुल के कलाम सुनते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत कलाम आपने सुनाया और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आपकी। तौफीक, आप तो पहले भी हमारे सुनो पाकिस्तान के मेहमान बने जी, तो ये बताइएगा कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, कैसा चल रहा है ये सफ़र? जी, अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, बेहतरीन गुजरा है।
और आप रबीउल अव्वल के हवाले से, चूंकि आज हम लोगों ने ये कलाम सुना है जी, तो इस महीने के हवाले से बताइए कैसी मसरूफियात रहती है, कैसी तैयारियां जारी रहती हैं? जी, काफ़ी प्रोग्राम बुक हैं और नातिया कलाम के लिए भी, जैसे सरकार का ये सरकार की विलादत का महीना है जी। तो कहाँ 12 रबीउल अव्वल जी, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, काफ़ी हर जगह हाजिरी लगवाते हैं जी। मुख्तलिफ शहरों में होता है, जैसे शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद, बहावलपुर भी, इस तरह काफ़ी जगहों। और आप लोगों की ज़बरदस्त बात यह है कि आप लोग मिल के खराज अकीदत पेश करते हैं और हमने आपको हमेशा साथ ही देखा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जी। ये जिसका जिक्र करते हैं उन्हीं का करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी, ये मेरे आका का करम है। तो कुछ और सुना दें, कोई और कलाम? जी,
अगर आप गैर जानिबदार, बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।